ड्रामे की शुरुआत में हम हनी को देखते हैं। हनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और एक प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। वैसे तो हनी सीधी सादी और हार्ड वर्किंग लड़की है, मगर आज उसे कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से वो ड्रिंक कर रही थी। दरअसल में हनी को ब्रेन ट्यूमर है और उसे आज ही ये बात पता चली है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन और जिंदा रह पाएगी, यानी कि 1 महीने के बाद में हनी अपनी बीमारी की वजह से मर जाएगी। इसीलिए वो अपने 30 दिन की जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ड्रिंक कर रही थी और ड्रिंक करते हुए वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से लोगों ने उसका यूज किया है और उसका फायदा उठाया है। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड यांग चेन भी उसी के साथ में जॉब करता था और वो भी अपने फायदे के लिए उसका यूज किया करता था। और जब उसका काम निकल गया तो उसने भी इसे लात मार दिया क्योंकि उसे मोटे चश्मे वाली मोटी लड़कियां पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ घर का भी वही हाल था। घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जिन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब है और माँ केवल अपने बेटे से ही प्यार करती है। यही सब सोच करके हनी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, घर से लेकर के बाहर तक सारे बुरे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं। तभी एक लड़की उसके पास आकर के कहने लगती कि तुम्हारी जैसी गंवार लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी दूसरी लड़कियां भी कहने लगती कि लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर पी रही है। वैसे इस कद्दू जैसी शकल को कौन पसंद करेगा। ये सब सुन करके तो हनी गुस्सा हो जाती है और दोनों पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर बार का मैनेजर आ जाता है और उन दोनों को शांत रहने के लिए कह करके हनी को ऊपर से लेकर के नीचे तक देखने लगता है और देखते हुए कहता है कि चुपचाप से शांति से बैठ करके ड्रिंक करो वरना गार्ड को बुला करके मैं तुम्हें बाहर भिजवा दूंगा। जिस पर हनी कहती कि अच्छा, मतलब तुमने भी मुझे कम आंक लिया है। इतना कह करके वो बहुत सारे पैसे टेबल पर रख देती है और मैनेजर से कहती कि मेरे लिए एक बढ़िया से मॉडल का इंतजाम करो, आज रात मैं यहीं पर रुकूंगी। पैसे पा करके तो मैनेजर खुश हो जाता है और हनी से कहता है कि आप अपने कमरे में जाकर के वेट करिए, थोड़ी देर में मॉडल आपके पास पहुंच जाएगा। हनी अपने कमरे में जाकर के लड़के का वेट करने लगती है। इधर नशे में धुत सियान भी इसी होटल में आ जाता है। सियान इतने नशे में था कि उसे चला नहीं जा रहा था। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि जब आप ड्रिंक नहीं करते फिर आपने इतनी क्यों पी ली। दरअसल में सियान किसी मीटिंग में आया था जहाँ लोगों ने उसे ड्रिंक करा दिया था। असिस्टेंट की बातें सुन करके सियान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि छोड़ो, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे अपना कमरा पता है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इधर हनी सोच रही थी कि काफी देर हो गई है, अभी तक लड़का क्यों नहीं आया। तभी दरवाजे पर सियान आ जाता है जिसे देख करके तो हनी खुशी से पागल हो जाती है और कहती कि ये तो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़का है। सियान कहता है कि लगता है कि मैं गलत रूम में आ गया हूँ। इतना कह करके वो बाहर जाने लगता है पर हनी उसका कपड़ा पकड़ करके रोक लेती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही रूम में आए हो, मैंने 20,000 पहले ही पेड कर दिया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। इतना कह करके हनी उसके ऊपर ही टूट पड़ती है। सियान बेचारा तो बिल्कुल ही बेचारा बन जाता है और हनी उसके साथ में सब कुछ कर लेती है। सुबह जब हनी की आंख खुलती है तो वो जल्दी से कपड़ा पहन करके वहाँ से भागने लगती है। फिर अचानक से वो रुक जाती है और सोचती कि मैं भाग क्यों रही हूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, इसके लिए मैंने 20,000 पेड किया था और वैसे भी 30 दिन की जिंदगी बची है, इसमें मैं कहाँ तक भाग पाऊंगी। कुछ देर के बाद में असिस्टेंट उसे ढूंढते हुए कमरे में आ जाता है जिसे देख करके तो सियान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब मैं रात में अपने कमरे में नहीं पहुंचा था तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। असिस्टेंट कहता है कि आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरी जरूरत नहीं है आपको, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर के सो गया था। अब मुझे क्या पता था कि आप इतने नशे में थे कि किसी के साथ भी सो गए। सियान उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें कसम है, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। दूसरी बात ये कि जल्दी से उस 4 आंख वाली मोटी लड़की को जाकर के ढूंढो। तो असिस्टेंट कहता है कि 4 आंख वाली लड़की मैं कुछ समझा नहीं, कहीं वो एलियन तो नहीं थी। सियान अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए सोचने लगता है और कहता है कि इससे गंदी और घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मक्खी खा लिया हो। असिस्टेंट तो उसकी बातें बहुत गौर से सुनने लगता है जिस पर सियान भड़क जाता है और कहता है कि सुनते ही रहोगे या फिर जा करके उसे ढूंढोगे भी। ये सुनकर के असिस्टेंट उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर हनी अपना हुलिया बदलने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है जहाँ कंपनी से उसके मैनेजर का फोन आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची, क्या तुम्हारा नौकरी से मन भर गया है। ये सुनकर के तो हनी भड़क जाती है और फोन पर ही उसे गरियाती हुए कहने लगती है कि अब बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारा, अब चुप हो जाओ और कुत्तों की तरह भौंकना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हनी का ये रूप देख करके तो मैनेजर चेयर छोड़ करके खड़ा हो जाता है और फोन काट देता है। जिसके बाद हनी पार्लर में चली जाती है जहाँ उसका फुल बॉडी मेकओवर होता है, जिसके बाद उसका पूरा लुक बदल जाता है और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तभी सियान भी उसे पीछे से देख लेता है और उसका बर्थ मार्क देख करके अपने असिस्टेंट से उसका पीछा करने के लिए कहता है। अगले दिन हनी जब अपने ऑफिस जाती है तो सारे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और कुछ लोग तो उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की हमारे ऑफिस में ही काम करती है। हनी यहाँ पर सोचने लगती है कि ये वही लोग हैं जो
कि कल तक मुझे देखते तक नहीं थे और आज ये लोग मुझे गौर से देख रहे हैं। जिसके बाद वो सीधा मैनेजर के कैबिन में जाती है, जहाँ उसका मैनेजर बिना कुछ सुने देर से आने के लिए उसे डांटने और मारने लगता है। हनी यहाँ पर डॉक्टर की बातें सोचने लगती है कि जब उसने उनसे पूछा था कि इतनी कम एज में मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि ज्यादा तनाव और काम का प्रेशर लेने की वजह से ऐसा हो सकता है। और यही सोच कर वो मैनेजर को मारने लगती कि इसी की वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, क्योंकि ये रोज मुझे डांटता और मारता था और हर वक्त तनाव देता था। यहाँ पर वो दोनों भाई बहन की तरह लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हनी मैनेजर को अपना रिजाइन लेटर देकर के वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे कंपनी के चेयरमैन जू देखते हैं, जो कि हेडफोन में बातें करते हुए लिफ्ट आने का वेट कर रहे थे। हनी यहाँ पर सोचती कि चेयरमैन तो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो क्यों ना मैं कंपनी छोड़ने से पहले उनसे भी मिल लूं। और यही सोचकर कि वो उनसे कुछ कहने चाहती है, तभी वो बोलने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरी कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। तभी मैनेजर भी हनी के पीछे वहाँ पर आ जाता है और चेयरमैन को देख करके वहीं छुप करके उनकी बातें सुनने लगता है। सिचुएशन ऐसा रहता है कि हनी भी कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि चेयरमैन उससे ही बात कर रहे हैं। और चेयरमैन थे कि हेडफोन पर अपने बेटे को समझाए जा रहे थे कि नहीं, तुम्हें कंपनी नहीं छोड़ना है, आखिर आगे चल करके ये कंपनी तुम्हें ही संभालना है। इनकी बातें सुन करके मैनेजर टेंशन में आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, हनी तो चेयरमैन सर की बेटी निकली। तभी मैं सोचूं कि अचानक से वो इतना बदल कैसे गई, जो कि मुझसे लड़ने तक आ गई। यहाँ पर मैनेजर को गलत फहमी हो जाती है कि हनी चेयरमैन की बेटी है। तभी उनका लिफ्ट आ जाता है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ बात खत्म होने के बाद में मिस्टर जू अपने कान से ईयरबड निकालते हैं। तब कहीं जाकर के हनी भी समझ पाती कि वो किसी और से फोन पर बात कर रहे थे। हनी उन्हें नमस्ते करती है तो चेयरमैन उसे पहचान जाते हैं और उसकी काम की तारीफ करने लगते हैं और उससे पूछते कि अभी तुम किस पोस्ट पर हो, शायद अब तुम मैनेजर बन गई होगी। जिस पर हनी कहती कि नहीं सर, मेरा मानना ये है कि ईमानदारी से काम करने के लिए किसी भी पद की जरूरत नहीं है, बस मेहनत की जरूरत होती है। और आप जैसे लोगों की कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला, इससे बड़ा पद मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। उसकी बातें सुनकर के चेयरमैन जू से थैंक्स करते हैं, जिसके बाद हनी वहाँ से चली जाती है। इधर लीन मैनेजर के पास जाकर के उनसे पूछती कि मैंने सुना है कि चेयरमैन जू अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अपने बेटे को अपनी जगह बिठाने वाले हैं। ये सुनकर के मैनेजर रोने लगता है और लिन से कहता है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली कि हनी चेयरमैन की बेटी है और हमारी कंपनी की नई प्रेसिडेंट है, जो कि वेश बदल करके हमारी कंपनी में हमारे साथ काम कर रही थी और मैं पहचान न सका। वो लिन से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसकी रिजाइन अप्रूव होने पर रोक लगाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। लिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि नए प्रेसिडेंट का अचानक से आना और हनी की रिजाइन पर रोक लग जाना, वो इस बात को समझ नहीं पाती है और उसे लगता है कि मैनेजर नए प्रेसिडेंट के सामने हनी को जलील करते हुए नौकरी से निकालना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो दूसरी जगह नौकरी न कर पाए और उसका कैरियर पूरी तरीके से तबाह हो जाए। दूसरे दिन सियान जब घर जाता है तो उसके फादर उसे अपने पास बुलाते हुए उससे कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आखिर तुम मुझसे कितना काम करवाना चाहते हो, अब मैं और काम नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए 3 दिन के बाद मैं तुम्हें जू ग्रुप का नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर दूंगा। क्योंकि सियान के पास भी अपनी खुद की भी एक छोटी सी कंपनी थी, जिसे वो काफी अच्छे से चला रहा था और वो यही बात अपने फादर को समझाता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ फिर आप मुझे जू कॉर्पोरेट में क्यों डालना चाहते हैं। उसके फादर उसे समझाते हैं कि देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं आराम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। तो सियान कहता है कि ठीक है पापा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी मुझे विरासत में मिल जाए, इसीलिए पहले मैं कंपनी में काम करके अपनी काबिलियत साबित करूंगा, उसके बाद ही मैं आपकी कुर्सी पर बैठूंगा। उसके फादर उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ, तुम गो ग्रुप ज्वाइन करके अपनी काबिलियत साबित करो। इतना कह करके वो उसका पीठ थपथपाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि मुझे वो 4 आंख वाली लड़की का पता चल गया है, वो आपकी कंपनी जू ग्रुप में काम करती है। इधर हनी माइक लेकर के ऑफिस में चली जाती है और सबको बताने लगती है कि यांग चेंग और लिंग दोनों ही चोर हैं, जो कि दूसरे की मेहनत चुरा करके खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग इन दोनों चोरों से सावधान रहना। ये सुनकर के लिन उसका माइक छीन लेती है। तभी वहाँ पर चेन भी आ जाता है, जिसे देख करके हनी और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और उसे धमकाने लगती है। उसकी आवाजें सुन करके मैनेजर भी बाहर आ जाता है और हनी को समझाता है कि शांत हो जाओ, इतना चिल्लाओ मत। इतना कह करके वो चैन और लिन से कहता है कि जल्दी से हनी से माफी मांग लो, जिसके बाद में वो हनी को अपने कैबिन में लेकर के चला जाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। मैनेजर का ये रूप देख करके तो हनी समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये कमीना इतनी जल्दी बदल कैसे गया, और वो उससे कहती कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो। तो मैनेजर उससे कहता है कि हमारी कंपनी को आपकी जैसी होनहार एम्प्लॉय की जरूरत है और हम नहीं चाहते कि आप हमारी कंपनी छोड़ करके जाएं, इसीलिए हम सबने मिल करके आपका प्रमोशन करने का फैसला किया है और आज से आप सेल्स सुपरवाइजर की पोस्ट पर बैठेंगी और यांग चेन भी आपके नीचे ही काम करेगा। तो हनी कहती कि ठीक है, पर अब मुझे किसी भी नौकरी और पद की जरूरत नहीं है। हनी को तो पहले ही पता था कि वो 30 दिन ही जिंदा रह पाएगी, तो क्या फायदा इसे प्रमोशन का, मगर ये बात मैनेजर नहीं समझ पाता है और उसे लगता है कि पिछली बातों को भूल नहीं पाई है और मुझसे अभी
भी नाराज है। हनी वहाँ से उठ करके जाने लगती है तो मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है कि बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं है, आपकी सैलरी भी बढ़ करके 1 लाख हो चुकी है, साथ में इंसेंटिव भी मिलेगा। 1 लाख सैलरी सुन करके हनी रुक जाती है और सोचती है कि 1 महीने ही कर लेती हूँ, एक सैलरी तो मिल ही जाएगी जिससे मैं अपने लिए किसी अच्छी जगह पर ग्रेप बुक कर लूंगी। और यही सोच करके वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है और मोबाइल निकाल करके मैनेजर की बातें रिकॉर्ड करने लगती है और उससे कहती है कि जो भी कुछ तुमने अभी बोला है सब कुछ फिर से बोलो ताकि मैं तुम्हारी बातों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लूं। मैनेजर को लगता है कि ये वीडियो बना करके चेयरमैन को दिखाएगी, इसीलिए वो फिर से पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, यहाँ तक कि उसकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख कर देता है। वीडियो खत्म होने के बाद में मैनेजर हनी से पूछता है कि और भी कुछ करवाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो हनी कहती कि चूंकि चैन ईमानदार नहीं है, वो 1 नंबर 1 का चोर है, इसीलिए मैं अपने डिपार्टमेंट में कुछ नए लड़कों को रखना चाहती हूँ जिसका इंटरव्यू मैं खुद लूंगी। मैनेजर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल ही इंटरव्यू अरेंज करवाता हूँ। अगले दिन इंटरव्यू शुरू होता है जहाँ कुछ नए लड़कों के साथ में सियान भी नौकरी के लिए आता है। सियान को देख करके तो हनी के होश उड़ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में जाकर के सोचने लगती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने रात बिताया था, ये तो प्ले बॉय था, फिर इसे क्या जरूरत पड़ गई जो ये यहाँ पर नौकरी के लिए आ गया। दिखने में तो ये इतना स्मार्ट और सुंदर है, फिर भी इसकी मार्केट डाउन हो गई है और ये बेचारा बेरोजगार हो गया है। फिर हनी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आया है, और यही सोच करके वो अपना मुंह छुपा लेती है और सबको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। तभी उसके पास बैठा आदमी सियान का रिज्यूम पढ़ लेता है और हनी से कहता है कि ये अच्छे स्कूल से पढ़ा है, इसकी क्वालिफिकेशन ठीक दिख रही है, इसीलिए इसे जॉब पर रख लेना चाहिए। इसकी बातें सुन करके हनी सोचने लगती है कि लड़का दिखने में तो अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि पैसों की कमी की वजह से ये प्ले बॉय बन गया था, और यही सोच करके वो उसे नौकरी पर रख लेती है। और जब अगले दिन सियान ऑफिस पहुंचता है तो चेन उस पर बॉसगिरी झाड़ते हुए कहता है कि ये फाइल लो और सुबह मेरे आने से पहले इसकी 10 कॉपी प्रिंट आउट मेरे टेबल पर रख देना। और हाँ, मुझे सुबह कॉफी पीने की आदत है, तो जैसे मैं ऑफिस आ जाऊँ मेरे लिए कॉफी लेकर के आ जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। सियान कुछ बोलता नहीं है और उसकी बातें गौर से सुन रहा था, मगर चैन की धमकी हनी सुन लेती है और उसके पास आकर के कहती है कि सुबह सुबह कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो। चैन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि सीनियर होने के नाते मैं इससे कॉफी तो मंगवा ही सकता हूँ, वैसे भी मैं इसका टीम लीडर हूँ। तो हनी कहती कि अच्छा तो ये बात है, फिर उस हिसाब से मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए जाओ जाकर के मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए लेकर के आओ। हनी की बातें सुन करके सियान हंसने लगता है, मगर चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर हनी कहती कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अगर अभी तुम मुझे खाना ला करके नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से लात मार करके बाहर निकाल दूंगी। चैन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी नौकरी बचाने के लिए खाना लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद में हनी सियान को देख करके सोचने लगती है कि यार ये कितना हैंडसम लड़का है, काश कि मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा रहता। तभी सियान उससे पूछ ही लेता है कि क्या इससे पहले भी हम लोग कभी मिले हैं, जिस पर हनी डर जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग कहीं भी नहीं मिले हैं, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैनेजर हनी को बताता है कि जल्दी हमारी कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली है जहाँ चेयरमैन सर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मैंने आपके लिए खास चेयरमैन की बगल वाली चेयर रिजर्व कर दी है। हनी हैरानी भरी नजरों से मैनेजर की तरफ देखते हुए उनसे कहती कि अचानक से आप इतना बदल कैसे गए, पहले तो दिन रात आप मुझ पर चिल्लाते रहते थे। खैर मुझे किसी भी वीआईपी ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी 1 महीने के बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, इसीलिए मेरे लिए ये सब बेकार है, आप खुद ही चेयरमैन की गोद में जाकर के बैठ जाइएगा। इतना कह करके हनी वहाँ से चली जाती है। तभी मैनेजर के पास में चेयरमैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि इस बार कंपनी की 30वीं एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि ये एनिवर्सरी बहुत खास है, जिसमें मैं अपने जू ग्रुप के नए चेयरमैन और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला हूँ, और ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ तुम तक ही रहे और किसी को भी पता न चलने पाए। मैसेज पढ़ करके मैनेजर फ्लैशबैक में जाकर के हनी की बातों को सोचने लगता है कि अच्छा तो इसीलिए आप जॉब छोड़ने की बात कर रही थी, क्योंकि आप तो अगले महीने कंपनी की सीईओ बनने वाली है। मैनेजर अकेले में ही हनी की बातों को सोच करके बकबक करने लगता है और इसकी सारी बातें चेन सुन लेता है कि क्या हनी चेयरमैन की बेटी है और वो अगले महीने सीईओ बनने वाली है। इसका मतलब कि मैं गधा हूँ जो इतनी अमीर लड़की से ब्रेकअप कर लिया और चेयरमैन का दामाद बनने से चूक गया। कुछ दिन के बाद में कंपनी की एनिवर्सरी आ जाती है जहाँ हनी अच्छे से तैयार होकर के पार्टी में पहुंचती है, जिसे देख करके तो लिन जल जाती है और कहती कि इतना तैयार होकर के क्यों आई हो, क्या किसी को फंसाना चाहती हो। ये सुनकर के हनी कहती कि तुम्हारी शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। तब तक वहाँ पर चेन भी आ जाता है तो लिन उसके पास जाकर के कहती कि देखो ना, अभी अभी मैनेजर बनी है और मैनेजर बनते ही हम लोग को गिरा हुआ और नीच समझने लगी है, मगर लालची इंसान कहाँ किसी का सगा होता है। चैन को तो पता चल चुका था कि हनी चेयरमैन की बेटी है और कंपनी की सीईओ बनने वाली है, इसीलिए वो हनी को इम्प्रेस करने के लिए लिन को ही जलील करने लगता है और हनी से कहता है कि ये वही चुड़ैल है जिसने हमारा ब्रेकअप करवाया था, अगर ये हमारे बीच में नहीं आई होती तो मैं अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता।
जहाँ पर वो हनी को इम्प्रेस करने में लग जाता है। तब तक सियान भी वहाँ पर आ जाता है और चैन अपने ब्रेकअप के लिए हनी से माफी मांगते हुए उसे फिर से अपने साथ आने के लिए कहता है, जिस पर लिन उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे दूर ढकेल देता है। ये देख कर के लिन खुद को थप्पड़ मारने लगती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब तक सियान भी उसके पास आ जाता है, जिसे हनी पकड़ लेती है और चैन से कहती है कि जब मेरे पास में इतना स्मार्ट और हैंडसम लड़का है, फिर मैं तुम्हारे जैसी घटिया, बदसूरत और कीचड़ के पास में क्यों आऊंगी। ये सुनकर के चैन सियान पर गुस्सा हो जाता है। तभी चेयरमैन की आने की अनाउंसमेंट हो जाती है और सब लोग अटेंशन में हो जाते हैं और तालियों से उनका स्वागत करते हैं। चेयरमैन सबको बधाई देते हुए बताते हैं कि अगले महीने में अपने पद से रिटायर हो जाऊंगा और अपनी विरासत अपने वारिस को सौंप दूंगा, मगर वो चाहते हैं कि मैं अभी उनकी पहचान किसी को भी ना बताऊं। मगर मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अभी वो आपकी सेल्स डिपार्टमेंट में आप लोग के साथ ही काम कर रहे हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ना मैं अभी उनका नाम बताऊंगा और ना ही उनकी पहचान बताऊंगा। 1 महीने के बाद वो खुद ही आप लोग के सामने आ जाएंगे। इधर असिस्टेंट सियान से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आज आप सबके सामने क्यों नहीं गए, आपने क्यों नहीं बताया कि आप ही जो ग्रुप के वारिस हैं। तो सियान कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मुझसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि कोई भी आपके लिए एक्साइटेड नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी में ये अफवाह फैली हुई है कि अगला सीईओ कोई लड़की बनने वाली है जो कि चेयरमैन की बेटी है और आगे चल करके आपके फादर की विरासत उसे मिलने वाली है। सियान कहता है कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने फादर का इकलौता बेटा हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो ये भी पता चला है कि वो लड़की कौन है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हनी है और कंपनी के सारे स्टाफ उसी चेयरमैन की बेटी समझ रहे हैं। और उनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे भी लगता है कि हो ना हो हनी आपके फादर की नाजायज बेटी है और आपकी बहन है। तो सियान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरी बहन नहीं हो सकती है। इधर अगले दिन हनी जब ऑफिस पहुंचती है तो सारे स्टाफ उसे गिफ्ट दे करके उसका वेलकम करते हैं, जिसे देख करके तो सियान को असिस्टेंट की बातों पर यकीन होने लग जाता है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं हनी सोचती है कि अचानक से इन सबको क्या हो गया, ये सब इतने बदल कैसे गए, कल तक तो ये सब मुझे गाली देते थे और आज ये मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं इन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया है। वहीं सियान सोचता है कि कहीं मेरे फादर का एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं था जहाँ से उन्हें नाजायज बेटी मिल गई हो और मुझे इस बात का पता ना हो। सियान का शक और भी यकीन में तब बदल जाता है जब वो देखता है कि मैनेजर भी हनी को गिफ्ट देते हुए उसे बधाई दे रहा होता है। गिफ्ट देने के बाद में वो हनी से कहता है कि अभी आपको एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में झाओ के साथ डिनर पर जाना है और आप पहले ही देर कर चुकी है, इसीलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तभी सियान कहने लग जाता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मैडम के साथ में जाऊंगा। हनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों झाओ के यहाँ डिनर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ झाओ हनी को ड्रिंक ऑफर करता है। तो हनी कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, जिस पर झाओ कहता है कि 300 करोड़ का डील बिना ड्रिंक के नहीं हो सकता है। ये सुनकर के हनी फौरन से ड्रिंक पी जाती है, जिसके बाद वो सियान को भी ड्रिंक करने के लिए देता है। तो सियान कहता है कि चूंकि मुझे कार ड्राइव करनी है इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं पी सकता हूँ। ये सुनकर के तो झाओ भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मना कर रहे हो। खैर मामला न बिगड़े इसीलिए हनी सियान का भी ड्रिंक पी जाती है और कहती कि मैंने आपकी विश पूरी कर दी, अब आप प्लीज एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। मगर झाओ तो नीच था, उसका इरादा तो कुछ और ही था और वो हनी के साथ में बदतमीजी करने लग जाता है। ये देख कर के सियान उसे पीट करके रख देता है और 300 करोड़ का एग्रीमेंट फाड़ करके फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग जो ग्रुप के साथ काम करने के लायक नहीं हो, आज ही तुम लोग को मैं जो ग्रुप से ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। ये देख कर के हनी शॉक्ड हो जाती है और सियान से कहती कि बाकी सब तो ठीक है, जितना फेंकना था तुमने फेंक दिया, मगर एग्रीमेंट क्यों फाड़ा, मैं कंपनी में जाकर के क्या जवाब दूंगी। खैर जो होगा वो देखा जाएगा, पहले इन सबको सबक सिखाया जाए। जिसके बाद वो दोनों मिल करके झाओ और उसके आदमियों को खूब पीटते हैं और पीटने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद में हनी सियान से कहने लग जाती है कि पता नहीं क्यों पर तुम मुझे अपने जैसे क्यों लगते हो और तुम दिखने में भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगते हो। इतना कह करके वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पर सियान सोचने लगता है कि इस लड़की की बातें और हरकतें तो उस रात होटल वाली लड़की जैसी लग रही है और वो उसे ये बात पूछ लेता है, पर तब तक वो सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते तो सियान उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। तो हनी कहती कि कहना तो चाह रही हूँ, पर ये सोच रही हूँ कि एग्रीमेंट तुमने क्यों फाड़ा था उसका मैं मैनेजर को क्या जवाब दूंगी। एक काम करते हैं कि सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लेती हूँ, वरना मैनेजर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। तो सियान कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जो तुमने मेरे साथ कार में किया था। तो हनी कहती कि मैंने कुछ किया था क्या, क्या कुछ हुआ था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं तो सो गई थी। तब तक वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसे एग्रीमेंट फाड़ने वाली बात पता चल चुकी थी और वो सियान पर चिल्लाते हुए उसे नौकरी से निकाल देता है। तो हनी कहती कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, वो पेपर्स मैंने ही फाड़े थे। तो मैनेजर कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आप फालतू में इल्जाम अपने सर ले रही है, ये 1 नंबर 1 का गधा इंसान है। वो हनी की बात किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं होता है और सियान को नौकरी से निकाल देता है। तब तक वहाँ पर चेयरमैन भी आ जाते हैं और मैनेजर से पूछते कि तुम किसे नौकरी से निकाल रहे हो। जिसके बाद मैनेजर
मैनेजर सारी बातें उन्हें बताता है तो चेयरमैन कहते हैं कि मुझे मत समझाओ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। झाओ एक नंबर उनका ठरकी आदमी, वो हनी के साथ बदतमीजी कर रहा था जिसके कारण सियान ने ये सब किया, और तुम ऐसे घटिया इंसान के लिए इतने काबिल और होनहार लड़की को नौकरी से निकाल रहे हो। वो तो शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गया, वरना तो तुम इस गरीब को निकाल ही दिए होते। तभी सियान अपने फादर को इशारा कर देता है, जिसके बाद वो हनी की तारीफ करते हुए झाओ ग्रुप को ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं और मैनेजर को समझाते कि आइंदा से किसी भी एम्प्लॉय को अगर तुमने परेशान किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में हनी सियान के पास आती है और कहती है कि देखा चेयरमैन सर कितने अच्छे हैं, वो तुम्हारे जैसे छोटे एम्प्लॉय के लिए भी स्टैंड ले लिए। पर एक मिनट, ये बात तो मेरे तुम्हारे बीच में थी, फिर उन्हें ये बात कैसे पता चली? जिस पर सियान बात को बदलते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा चेयरमैन के साथ में अगर इतना ही अच्छा रिलेशन है फिर तुमने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई? तो हनी कहती है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसीलिए नहीं बताया। तो सियान पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा और चेयरमैन का कोई रिलेशन है क्या? तो हनी कहती है कि आप तुम दिन भर बातें करते रहोगे या फिर जो 300 मिलियन का नुकसान हुआ है उसे पूरा करने का कोई तरीका भी ढूंढोगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। चूंकि हनी शुरू से हार्ड वर्किंग और ईमानदार लड़की थी इसीलिए वो अपना 300 मिलियन का प्रोजेक्ट बेचने के लिए कई कंपनियों को फोन करती है, मगर कोई भी उसका प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस पर हनी काम करते करते वहीं पर सो जाती है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर सियान आता है और उसके प्रोजेक्ट को अपनी पर्सनल कंपनी से खरीद लेता है। हनी जब उठती है तो वो देखती है कि उसका प्रोजेक्ट तो बिक चुका है, जिसे देख करके वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जिस कंपनी से सियान ने उस प्रोजेक्ट को खरीदा था वो उसका पर्सनल कंपनी था जिसे कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन असिस्टेंट भागते हुए आता है और सियान से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो कि आपने खुद ही अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट खरीद लिए? तो सियान कहता है कि कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा था इसीलिए मैंने ही खरीद लिया। असिस्टेंट कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर आपको कुछ पता चला हनी के बारे में कि उसका आपके फादर के साथ में क्या रिलेशन है? सियान कहता है कि उसकी बातों से तो नहीं लगता है कि उसका मेरे फादर से कोई लेना देना है, बस उसके काम करने का तरीका अलग है और वो हद से ज्यादा ब्रेव है, जिसकी वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उससे डरते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरी बहन है। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर भी आपको उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि ये बात पता न चल जाए कि वो आपकी बहन है भी या नहीं। तब तक वहाँ पर हनी आ जाती है और सियान से पूछती कि ये लड़का कौन है, इसे मैंने पहले भी कहीं देखा था। तो सियान कहता है कि मेरा फ्रेंड है, इसके पहले मैं जहाँ जॉब करता था ये वहीं पर मेरे साथ काम करता था। ये सुनकर के हनी सोचने लगती कि इसका मतलब ये दोनों ही प्ले बॉय हैं। तभी उसके पास में उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ पैसे मांगते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आज तुम्हारा भाई एक अमीर लड़की के साथ डेट पर जा रहा है और तुम उसे पैसे नहीं दे रही हो। हनी कहती है क्या बात है, मैं बीमार हूँ, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, मगर तुम्हारा बेटा लड़की घुमाने के लिए पैसे मांग रहा है उसकी चिंता हो रही है। तुम्हें पता भी है कि मुझे क्या बीमारी है और मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगी? जिस पर उसकी माँ कहती कि मुझे नहीं सुनना है तुम्हारे रोज रोज की बीमारी का नाटक, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुन करके हनी रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, मैं तुम्हें इतने दिनों से बता रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द है, मगर तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं बस 30 दिन ही जिंदा रहूंगी तब भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही बात करोगी? यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हनी सोचती कि जब से उसके भाई ने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक उसकी माँ ने उससे कभी भी प्यार से बात नहीं किया। बचपन से लेकर के आज तक वो भेदभाव करती आई है और हनी को प्रताड़ित करती आई है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि हनी की माँ के नाम पर कलंक थी। वो हनी से कहती कि चुप हो जाओ और बकवास बंद करो, तुम्हें मरना है तो आज ही मर जाओ या फिर 30 दिन के बाद मरो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मरते समय ऑफिस में रहना ताकि कंपनी की तरफ से हम लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए। ये सुनकर के हनी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कहती कि आज से मेरा तुम्हारे साथ में कोई रिलेशन नहीं है, अब से तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना और अपने ठुल्ले बेटे से कहना कि नौकरी करके पैसा कमाए, क्योंकि अब मैं तुम लोग के लिए एक पैसे भी छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। इतना कह करके वो फोन काट देती है और झूला लेकर के सीधा बैंक चली जाती है। वहीं सियान भी इसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और हनी के बाहर निकलने का वेट करने लगता है। हनी बैंक में जाती है और अकाउंट से अपने पूरे पैसे लगभग 15 मिलियन निकाल देती है और एक बड़ी सी झोले में भर लेती है। झोला इतना भारी हो जाता है कि उससे उठाया नहीं जा रहा था। वहीं सियान और असिस्टेंट भी ये सब देख करके हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट सियान से पूछता है कि आखिर ये इतने पैसों का करेगी क्या? हनी पैसे लेकर के शहर की सबसे बड़ी होटल में जाती है जहाँ केवल मेंबर्स की एंट्री थी। तभी वहाँ पर एक मेड आकर के हनी को बताती है कि लगता है कि आप गलत जगह पर आ गई हैं, आप कहीं और जाइए, हम लोग सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही सर्विस देते हैं। हनी उससे होटल का मेंबरशिप चार्ज पूछती है और फौरन से पूरा पेमेंट कर देती है। ये देख करके तो
मेड खुश हो जाती है और उसे अंदर लेकर के चली जाती है, जहाँ हनी मेड से कहती है कि तुम्हारे यहाँ का जो सबसे अच्छा डिश है वो सब एक एक प्लेट लेकर के आओ। जिसके बाद में हनी जम करके खाना खाती है। वहीं पीछे बैठा असिस्टेंट सियान से कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पर 100 मिलियन से कम की औकात वाले खाना नहीं खा सकते हैं, फिर यहाँ पर कैसे खा सकती है। और जिस हिसाब से वो पैसे उड़ा रही है कोई कह नहीं सकता है कि वो सिंपल फैमिली की लड़की है, जरूर इसके पीछे आपके फादर का ही हाथ है। तब तक तो वहाँ पर फादर भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं और हनी को देख करके मुस्कुराती हुई कहती है क्या तुम भी यहाँ पर खाना खाने आती हो। तो हनी कहती है कि नहीं सर, आज मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मेरी किस्मत कितनी अच्छी कि आप भी मुझे मिल गए। तभी होटल का स्टाफ जू से कहती है कि सर आपका टेबल तैयार हो गया, चल करके खाना खा लीजिए। तो जू कहते हैं कि नहीं, आज मैं अपने सेल्स मैनेजर हनी के साथ यहीं बैठ करके खाना खाऊंगा। और ये सुन करके तो हनी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। ये सब देख करके तो सियान का शक कंफर्म हो जाता है कि हनी उसके फादर की नाजायज बेटी है और इस हिसाब से तो हनी उसकी बहन हुई। और यही सब सोच करके सियान टेंशन में चला जाता है, क्योंकि वो हनी से प्यार करने लगा था और इसी टेंशन में वो घर जाकर के ड्रिंक करने लगता है, जहाँ उसका दोस्त फैंग उसके पास आता है और उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद में वो उससे कहता है कि एक बार डीएनए चेक करवा लो ताकि ये बात कंफर्म हो जाए। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट आता है जिसमें हनी का डीएनए मैच नहीं करता है, जिसे देख करके तो सियान बहुत खुश हो जाता है, मगर टेंशन में भी आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने फादर का जैविक बेटा नहीं हूँ और उन्होंने मुझे गोद लिया हो। यहाँ पर सियान इतना टेंशन में हो जाता है कि वो हनी के कमरे में जाकर के उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम्हारा चेयरमैन जू के साथ में क्या रिलेशन है। सब लोग कहते कि तुम चेयरमैन की बेटी हो। तो हनी कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, अगर मैं जू की बेटी होती तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में काम क्यों करती। तब हनी को समझ में आ जाता है कि माजरा क्या है और सब लोग अचानक से कैसे बदल गए। जो लोग कल तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, आज वो सारे के सारे मेरे पीछे घूम रहे हैं। और वो सियान से पूछती कि कहीं तुम भी मुझे चेयरमैन की बेटी समझ करके तो दोस्ती नहीं की हो ताकि मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूं। तो सियान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ इसलिए हूँ क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार और ब्रेव गर्ल हैं और मैं आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। यहीं पर सियान को कंफर्म हो जाता है कि हनी का चेयरमैन के साथ में कोई रिश्ता नहीं है और वो उसकी बहन नहीं है और ये सारी बातें अफवाह हैं। इधर हनी की माँ को पता चल जाता है कि हनी ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो वो गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उसे मारने के लिए ऑफिस तक पहुंच जाती हैं और हनी को बुलाओ, हनी को बुलाओ ऐसा कह करके वो शोर मचाने लगती हैं। ये देख करके हनी वहाँ पर आ जाती है तो उसकी माँ उसके पैर पकड़ करके उससे माफी मांगते हुए कहने लगती कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस करो वरना मैं और भी ज्यादा चिल्लाने लगूंगी। यहाँ पर हनी की जबरदस्त बेइज्जती होती है और लोग सोचने लगती कि जब इसकी माँ इतनी गरीब है तो फिर ये जू की बेटी कैसे हो सकती है। और यही सोच करके वो लोग इनका वीडियो बनाने लगते हैं, पर उसकी माँ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर के हनी उन्हें अपने साथ छत पर लेकर के चली जाती है और बताती कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो उसकी माँ रोते हुए कहने लगती कि तुम कितनी गंदी लड़की हो, तुमने एक दिन में 15 मिलियन खर्च कर दिए, वो पैसे मैंने तुम्हारे भाई के लिए कार खरीदने के लिए रखा था। ये सुन करके तो हनी का खून जल जाता है और वो मोटे भाई को छत से नीचे फेंकने के लिए उठा लेती है और गुस्से से कहती कि अपना मुंह बंद करो वरना मैं मोटे को नीचे फेंक दूंगी। मैंने जो पैसे कमाए थे उसे खर्च कर दिया, अब तुम्हारे ठुल्ले बेटे को कार से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने का शौक है तो कहो कि खुद ही नौकरी करके पैसे कमाए, मैंने इसका ठेका थोड़ी ले रखा है। इतने पर तो उसका भाई रोते हुए कहने लगता है कि चुप हो जाओ मेरी माँ, ये पागल हो गई है वरना ये मुझे मार डालेगी। इतना कह करके वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद हनी उसे छोड़ देती है और दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हनी बाहर चली जाती है, जहाँ रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी हनी की नजर उस पर पड़ती है और वो ये सोच करके गुंडों से लड़ जाती है कि वैसे भी मुझे तो मरना ही है तो क्यों ना मैं आज ही मर जाऊं। और यही सोच करके वो गुंडों से भिड़ जाती है। हनी का रौद्र रूप देख करके गुंडे भी डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर तब तक पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और हनी को धन्यवाद देते हुए उसकी वीरता और साहस का तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों से इन गुंडों को हम लोग पकड़ना चाहते थे मगर ये पकड़ा नहीं रहे थे, पर आज आपकी वजह से ये लोग पकड़े गए। ये सुनकर के पब्लिक तालियां बजाने लगती है। जिसके बाद पुलिस हनी को अपने साथ लेकर के जाती है, जहाँ उसे एक बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है, साथ में 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है और हनी यहाँ से रातों रात स्टार बन जाती है और पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगती है और यहाँ तक कि वो टीवी पर भी आ जाती है। यहीं पर मीडिया से बातचीत के दौरान हनी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर उसका भाई उसे टीवी पर देख लेता है और भागते हुए अपनी माँ को बताता है कि हनी तो बहुत फेमस हो गई है, देखो वो टीवी पर आ रही है। तो उसकी माँ कहती है कि वो सब छोड़ो, ये देखो कि उसे 1 लाख रुपए मिले हैं, इससे पहले कि वो सारे पैसे खर्च कर दे हम लोग को अपना हिस्सा चल करके मांग लेना चाहिए। हनी को जब होश आता है तो ऑफिसर उसे फूल दे करके उसका स्वागत करता है और पूछता है कि गुंडों से लड़ते समय कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी या फिर कोई ऐसी बीमारी हो तो बताओ, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इलाज फ्री में होगा और पुलिस डिपार्टमेंट इसका पेमेंट करेगी। लेकिन हनी कुछ बताती नहीं है और कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तब तक उसकी माँ रोती हुई वहाँ पर आ जाती है और मीडिया वालों को देख करके और जोर जोर से रोने लगती है।
तो मीडिया वाली पूछती है कि आप कौन है, तो वो बताती है कि मैं हनी की माँ हूँ और आज हनी को इस हालत में देख करके बहुत दुखी हूँ। आप लोग को शायद नहीं पता है कि हनी बचपन से बहुत बहादुर थी और बचपन से ही ऐसी बहादुरी की काम करती आ रही है। यहाँ पर हनी की माँ उसकी झूठी तारीफें करने लगती है, जिसे देख करके हनी गुस्सा हो जाती है और कहती कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा कब किया। चूंकि मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए था और बातों ही बातों में उसकी माँ उसकी बीमारी ब्रेन ट्यूमर के बारे में बता देती है। साथ में ये भी बताती थी कि 10 दिन में मर जाएगी। अब तो मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। ये सब सुन करके हनी गुस्सा हो जाती है और उन सबको वहाँ से बाहर भगा देती है। अगले दिन हनी जब ऑफिस जाती है, वहाँ मैनेजर उसकी जम करके तारीफ करते हुए उसका जबरदस्त वेलकम करते हैं और कहती है कि हम लोग को तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। कुछ दिन में चेयरमैन भी आ जाते हैं और हनी को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो भी उसकी जम करके तारीफ करने लगते हैं। मगर सियान जब आता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका अपना आ गया हो। वो हनी से पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है और उसे डांटते हुए कहता है कि इतना बड़ा कांड हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। जिस पर हनी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो सियान कहता है कि ये गुस्से वाली बात ही है, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। सियान की हरकतें देख करके हनी समझ जाती है कि वो प्यार में पड़ गया है और वो उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं नहीं हूँ, फिर तुम क्या करोगे। सियान को तो कुछ समझ भी नहीं आता है और वो पूछता है कि क्या मतलब, तुम कहाँ जाने वाली हो। पर हनी बात को बदल देती है और कहती है कि कुछ नहीं। सियान कहता है कि नहीं, तुम बताओ कि आखिर तुम कहाँ जाने वाली हो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। सियान की बातें सुनकर के हनी खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है जिसे मेरे जाने से फर्क पड़ेगा। इधर पागल लिन हनी की बढ़ती लोकप्रियता देख करके जल जाती है और मैनेजर के पास जाकर के उसकी सारी सच्चाई बताती है कि हनी चेयरमैन की बेटी नहीं है, जिसका पूरा सबूत वो अपने मोबाइल में मैनेजर को दिखा देती है। ये देख करके मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या मैं इतनी दिनों से एक भिखारी की सेवा कर रहा था, हनी तो धोखेबाज निकली, मैं आज ही उसे लात मार करके नौकरी से निकालता हूँ। तो लिन उसे समझाती है कि उसे अभी नौकरी से निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस समय वो शहर की हीरो है और उसे हर कोई पहचानता है। उसके चक्कर में तुम्हारी नौकरी जरूर चली जाएगी, उसे निकालने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कह करके वो पूरी प्लानिंग उसके कान में बता देती है, जिसे सुन करके तो मैनेजर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन हनी को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम अरेंज करता है, जहाँ हनी को सम्मानित किया जाता है और उसे उसकी बहादुरी के लिए कुछ पैसे और गिफ्ट इनाम में दिए जाते हैं। चूंकि ये लिन और मैनेजर की चाल थी, इसीलिए वहाँ पर झा और वांग भी आ जाते हैं और हनी के ऊपर 100 मिलियन की चोरी और घोटाले का इल्जाम लगाते हैं और हनी से अपने पूरे पैसे मांगने लगते हैं। हनी तो दंग रह जाती है और वांग से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने तुमसे पैसे कब लिए थे। तभी वांग उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें हनी के साइन थे और उसपे 100 मिलियन के लेन देन के बारे में लिखा हुआ था। हनी यहाँ पर सोचने लगती है और समझ जाती है कि मैनेजर ने उसे फंसा दिया है, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में एक प्रोजेक्ट का हवाला देकर के उससे पेपर पर साइन करवा लिए थे। जिसके बाद हनी वांग से कहती कि एक बात बताओ, तुमने मुझे किस बेस पर 100 मिलियन उधार दिए थे, जबकि तुम जानती थी कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो वांग कहता है कि लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम चेयरमैन की बेटी हो और जो ग्रुप की वारिस हो, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया था। तभी झाओ भी कहने लगता है कि यही बोल करके तो तुमने मुझसे भी 50 मिलियन लिए थे। जिस पर हनी कहती कि तुम लोग पागल हो गए हो, मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए, तुम लोग जिसे दिए हो जा करके उससे मांगो। तभी लिन भी माहौल बनाने के लिए कहने लगती है कि तुम चोर हो और तुमने हम लोग को धोखा दिया है और झूठ बोला है कि तुम चेयरमैन की बेटी हो, मगर आज तुम पकड़ी गई हो और अब तुम नहीं बच पाओगी। यहाँ पर लिन हनी की पूरी सच्चाई सबूत के साथ में सबको दिखा देती है और बता भी देती है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। तभी मैनेजर हनी का दिया हुआ गिफ्ट उससे छीनते हुए वांग से कहता है कि इसके साथ में हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं है, आप चाहे तो इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। ये सुन करके झाओ अपने आदमियों से हनी को पकड़ने के लिए कहता है। ये सब देख करके सियान हनी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी हनी को हाथ भी लगा दिया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और वो वांग से कहता है कि पैसे देने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम किसे पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि जो कि तुम जू ग्रुप के वारिस को कर्ज देने लगे। तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इतने बड़े एम्पायर के मालकिन तुम्हारे जैसे भिखारी से कर्ज क्यों लेगी। तुम हनी को जू ग्रुप का वारिस समझ करके पैसे दिए, तब तुमने अपनी औकात नहीं देखी थी कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि जो तुम जू ग्रुप के वारिस को कर्ज दे सको। सियान की बातें सुनकर के वांग समझ जाता है कि बात तो ठीक कह रहा है और कहता है कि यहाँ कर्ज की बात नहीं हो रही बल्कि घोटाले की बात हो रही है। सियान कहता है कि अगर घोटाला करना ही होता तो वो जू ग्रुप के अंदर करती, ना कि तुम्हारे जैसे भिखमंगों के साथ में करती। सियान की बातों का उन लोगों के पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है और वो लोग कहने लगते हैं कि तुम एक छोटे से एम्प्लॉय होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। ये सुनकर के सियान गुस्सा हो जाता है और सबको बता देता है कि मैं ही जू ग्रुप का असली वारिस हूँ और चेयरमैन जू का इकलौता बेटा हूँ। मगर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है, यहाँ तक कि हनी भी कहती कि यार इतना भी मत फेंको, फेंकने की भी हद होती है, लोग तुम्हें मारने लगेंगे। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख करके वांग समझ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी चेयरमैन जू भी वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते कि मेरे बेटे को तुम लोगों ने चोर समझ रखा है। ये सुनकर के लिन गिर जाती है और कहने लगती कि भले सियान आपका बेटा है मगर हनी चोर है, वो इतने दिनों से आपके नाम पर हम लोग को बेवकूफ बना रही है। चेयरमैन उसे डांटते हुए कहते कि
हनी ने अपने मुंह से कब और किससे कहा था कि वो चेयरमैन की बेटी है और वो इस कंपनी की सीईओ बनने वाली है। ये तो तुम लोग थे कि जो उसकी चमचागिरी कर रहे थे ताकि वो तुम लोग का प्रमोशन कर दे। दूसरी बात, जो इतनी ब्रेव गर्ल है जो कि बिना अपनी जान की परवाह किए गुंडों से लड़ गई, वो भला चोर कैसे हो सकती है। यहाँ पर मामला उलझता देख करके मैनेजर इस कांड का पूरा टिकरा लिन के ऊपर फोड़ देता है और कहता है कि तुमने अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण मुझे गलत सलत बातें बता कर हनी के खिलाफ भड़काया था। अब मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। यहाँ पर जाओ और वांग भी अपनी गलती मान करके जू से माफी मांगते हैं, मगर जू मैनेजर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बात सिर्फ माफी से खत्म नहीं होगी, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी कोई इसमें दोषी पाया जाएगा मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। अगले दिन असिस्टेंट हनी को बताता है कि पैसों की हेर फेर का पता चल गया है और वो सारे पैसे मैनेजर हुफेंग के अकाउंट में थे, जिसने आपके नाम का इस्तेमाल करके वांग और झाओ से कर्ज लिया था। फिलहाल मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया है और चोरी के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया गया है। तभी वहाँ पर सियान भी आ जाता है और हनी से कहता है कि हुफेंग के जेल जाने के बाद में मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पोस्ट पर बैठो और मेरे फादर भी यही चाहते हैं क्योंकि तुम इस पोस्ट की हकदार हो। वही लिन इनकी सारी बातें छुप करके सुन लेती है और उन लोगों के जाने के बाद में वो हनी के लिए कॉफी लेकर के आती है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगती है और कॉफी पीने के लिए फोर्स करने लगती है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कॉफी में क्या होगा और लिन उसे क्यों पिला रही है, मगर ये बात हनी समझ नहीं पाती है और वो कॉफी पी जाती है। कुछ देर के बाद में उसे चक्कर आने लगता है और ये देख कर के चैन उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। जहाँ हनी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सियान को फोन लगा देती है, पर तब तक चैन उससे फोन छीन लेता है और उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन उतनी देर में सियान को मिस्ड कॉल मिल जाता है और वो वापस से हनी को फोन करने लगता है, मगर हनी का फोन बंद बताने लगता है। ये देख करके वो काफी घबरा जाता है और भागते हुए हनी के पास आ जाता है और दरवाजा तोड़ करके उसे बचा लेता है और उसे लेकर के डॉक्टर के पास भागता है। पर रास्ते में हनी तो सियान के ऊपर टूट पड़ती है और उसे किस करने लगती है। सियान उसे रोकते हुए असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचना है। पर असिस्टेंट मजे लेते हुए कहने लग जाता है कि इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, आप ही क्यों नहीं इनका इलाज कर दे रहे हैं। जिस पर सियान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के चलो। ये सुनकर के हनी सियान से कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर के सियान सीरियस हो जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर असिस्टेंट कबाब में हड्डी बन करके ब्रेक मार देता है और कहता है कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर दवा देने की बात बताते हैं कि मैंने नशे को बेअसर कर दिया है, अब इन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में सियान हनी से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो हनी कहती कि क्या नहीं बताया और वो सोचने लगती है कहीं से मेरी बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया है। दरअसल में सियान उससे कुछ और पूछ रहा था क्योंकि वो उसका बर्थ मार्क देख करके उसे पहचान गया था। थोड़ा सोचने के बाद में हनी अपनी बीमारी के बारे में उसे बताने लगती है और कहती कि बताने में अच्छा तो नहीं लग रहा है। तभी सियान बोल पड़ता है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने मेरे साथ गलत किया वो अच्छा था, मेरे साथ जबरदस्ती नाइट एक्सपेंड कर ली वो अच्छा था, अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि उस रात तुम ही थी। ये सुनकर के हनी उसका मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि चुप हो जाओ, ये हॉस्पिटल है। तो सियान कहता है कि क्यों, ये सब करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर थी लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। सियान का प्यार भरा गुस्सा देख करके हनी समझ जाती कि उसे प्यार हो गया है और फिर वो सोचने लगती कि ये तो गलत है क्योंकि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं और उसके पास में पूरी जिंदगी पड़ी है। और यही सोच करके वो पीछे हट जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर सियान, आप कहाँ जो ग्रुप के सीईओ हैं और मैं एक गरीब सी लड़की हूँ, इसीलिए जो आप सोच रहे वो हमारे बीच में नहीं हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सियान कहता है कि वैसे भी मुझे अमीरी का कोई शौक नहीं है और मेरे पापा भी वैसे नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरह सिंपल जिंदगी बिताऊं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ और इससे मेरे पापा भी नाराज नहीं होंगे। तो हनी यहाँ फंस जाती है क्योंकि वाकई भी मिस्टर जू बहुत ही अच्छे इंसान है और वो बात को बदलती हुई कहने लग जाती है कि दरअसल मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, मैंने कभी भी आपको प्यार भरी नजरों से नहीं देखा है और रही बात उस रात की तो मैंने आपके साथ में जबरदस्ती किया था, तो आज मेरे साथ आप भी वही सब करके हिसाब बराबर कर लीजिए। ये सुनकर के सियान गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इधर हनी की माँ पैसों की लालच में आकर के मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हुए बता देती है कि उसकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है और वो 10 दिन में मर जाएगी और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। यहाँ तक कि हनी के पास उसके मरने के बाद की फ्यूनरल अरेंजमेंट और अच्छी जगह ग्रेव बनवाने के लिए फोन आने लगते हैं। इसी में उसके पास डॉक्टर का भी फोन आ जाता है और वो उससे उसकी रेगुलर चेकअप के बारे में पूछते हैं। तो हनी कहती कि अब क्या चेकअप करवाना जब मैं जानती हूँ कि 10 ही दिन जिंदा रहना है। डॉक्टर उसे समझाते कि अंतिम समय तक हार नहीं मानना चाहिए और उसे बताते कि अभी हाल ही में तुम्हारे ही नाम की लड़की का इलाज किया गया है और उसे भी ब्रेन ट्यूमर था जिसके बाद उसकी लाइफ 3 साल बढ़ गई, इसीलिए तुम भी प्रयास कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी भी लाइफ बढ़ जाए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो डॉक्टर की बातें सुनकर के हनी सोचती कि इस पेशेंट का नाम मैंने पहले भी सुना था और वो डॉक्टर से कहती कि ठीक है मैं फ्री होकर के आपके पास आती हूँ।
इधर सियान फैंग के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था, जहाँ फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सियान उसे बताता है कि हनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर के फैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, भला तुम्हें भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। तुम्हें पता है कि अगर मैं लड़की रहती तो मैं तुम्हारे लिए जान दे देती। जिसके बाद फैंग उसे समझाता है कि तुम हार मत मानना, लगे रहना कि जब तक कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। और यहीं पर वो उसे हनी वाली न्यूज दिखा देता है जो कि वायरल हो रही थी, जिसे देख करके सियान समझ जाता है कि हनी ने उसे रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो मरने वाली थी। और वो भागते हुए ऑफिस जाता है, जहाँ हनी अपना सामान लेकर के घर जा ही रही थी। चूंकि उसकी बीमारी के बारे में सबको पता चल चुका था, इसीलिए कुछ लोग उससे अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगते हैं और बीमारी के लिए दुख जाहिर करते हैं। वही लिन भी रहती है, जो कि अब वहाँ पर झाड़ू पोछा का काम करने लगी थी, मगर फिर भी उसके तेवर नहीं बदलते हैं। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, और वही हाल लिन का भी हो गया था। तभी सियान भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे गले से लगा कर कहता है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, बस जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं किसी अच्छी जगह तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर के लिन कहती कि अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ये बीमारी की लास्ट स्टेज पर चल रही है, जहाँ इसे मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर के सियान गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। इतने पर तो लिन हमला कर देती है, जिसमें सियान घायल हो जाता है और उसे लेकर के हनी हॉस्पिटल भागती है। वहीं लिन को भी पागल खाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काफी इमोशनल सीन चल रहा था, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे। हनी सियान को समझा रही थी कि मेरे पास जीने के लिए बस 10 दिन बचे हैं और तुम्हारे पास पूरा जिंदगी पड़ा है, और उस 10 दिन में मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरे दांत भी बाहर आ जाएंगे और मैं बहुत डरावनी और बुरी दिखने लगूंगी, इसीलिए मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन सियान कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 10 दिन में अपनी पूरी जिंदगी बिता लेना चाहता हूँ, ये समझ लो कि 10 दिन के बाद में मैं भी मर जाऊंगा। इतना कह करके वो उसे किस कर लेता है। तब तक असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें ऐसा करता हुआ देख करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके बाद सियान उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी दूसरी रिपोर्ट देख करके बताते हैं कि तुम्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये सुनकर के हनी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि पिछली बार तो आप ही ने मुझे बताया था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर कहते कि मैंने तुम्हारा सर फोड़ करके थोड़ी देखा था, तुमने जो रिपोर्ट दिखाया था उसी में ट्यूमर था, ऐसा भी तो हो सकता है कि जांच वाले तुम्हें गलत रिपोर्ट दे दी हो। ये सुनकर के हनी फ्लैशबैक में जाकर के सोचने लगती है कि दरअसल में हनी ने जिस पैथोलॉजी में अपना सिटी स्कैन करवाया था, वहाँ एक ब्रेन ट्यूमर की मरीज थी जिसका भी नाम हनी था। और जब नर्स ने रिपोर्ट देने के लिए हनी का नाम पुकारा तो वो अपना समझ करके रिपोर्ट ले लेती है और डॉक्टर को दिखा देती है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हनी को कोई बीमारी नहीं है और वो पूरे 100 साल जिएगी। तभी सियान को उसकी रिपोर्ट में कुछ दिखता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि ये क्या लिखा है। तो डॉक्टर उसे बधाई देते हुए कहने लगते हैं कि ये तो खुशखबरी की बात है और आप फादर बनने वाले हैं, यानी कि हनी प्रेग्नेंट है। ये देख करके दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और हंसी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। तभी हनी के पास में एक रिपोर्टर का फोन आ जाता है और वो हनी से रिक्वेस्ट करती कि मरने से पहले हमारे चैनल पर एक आखिरी इंटरव्यू दे दीजिए। हनी कहती कि ठीक है और इंटरव्यू देने के लिए स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां लाइव स्ट्रीम के दौरान ही वो उस एंकर और उसके चैनल की बुराई करने लगती है और लोगों को बताने लगती कि शहर का सबसे झूठा और फ्रॉड चैनल यही है जिसने झूठी खबर बता करके मुझे बहुत परेशान किया है और मेरी माँ को पैसे दे करके उनसे भी झूठ बुलवाया है। इतना कह करके हनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चैनल के एडिटर चीफ आ जाते हैं और उसे फेक न्यूज चलाने के जुर्म में उसे एंकर की नौकरी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हनी और सियान को देखते हैं, जो कि बैठ करके बातें कर रहे थे और बात खत्म होने के बाद में सियान हनी को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।